Hello students, good evening and very warm welcome on Unacademy Studio classes. बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही है इस चैनल पर हम लोग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिलहाल इस टाइम पर जो हमारा 5 o'clock का जो सेशन रहता है वो NSC JS को टारगेट करते हुए रहता है। मेनली उन बच्चों को टारगेट करते हुए रहता है जो कि 9th क्लास के और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड आगे फ्यूचर में वो KVPY भी देंगे एंड अभी फिलहाल इस साल या अगले साल वो NSC JS भी देंगे। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों वो चल रहा है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने लोअर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं वो किया, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो किया, और आज जो है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन का कैसा है। लाइक हम अभी सिर्फ सिस्टम समझने जा रहे हैं एंड इसके आगे धीरे धीरे स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि कैसे गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो मैं जो है वो बायो पढ़ाती हूँ आप लोगों को, मेरा नाम आयुषी चौहान है एंड बाकी यहाँ स्क्रीन पर आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये टीम मेंबर्स हैं जो कि लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं। पंचोली सर जो हैं वो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, संस्कार सर आपको SST पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर जो हैं वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया आपको, अजय सर जो हैं वो मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पढ़ा रहे हैं एंड हिमांशु नाथ सर जो है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। राइट, चलिए। तो अब मैं अपना शेड्यूल आपको बता दूं कि 5 बजे का शेड्यूल जो है वो मेरा फिक्स रहता है बच्चों NSC JS और KVPY के लिए, जिसको मैं टारगेट कर रही हूँ मेनली। एंड 2 बजे का जो सेशन रहता है वो फुल्ली जो है वो NTSC के लिए रहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस सेशन में आते हैं और उस सेशन में आके जो है वो NSC JS की प्रिपरेशन के बारे में पूछना शुरू करते हैं। तो बच्चों NSC JS के लिए जो है वो ये वाला सेशन जो रहता है टारगेटेड, आप इसमें जो है वो NSC JS के बारे में पूछा करिए। ठीक है, तो टाइमिंग्स जो है वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो कि मैंने कल भी बताई थी, परसों भी बताई थी। मैं जब तक प्रोडिगी का स्कॉलरशिप एग्जाम जो है वो हो रहा है तब तक मैं आपको कंटिन्यूएशन में बता रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें, टॉप में आए, स्कॉलरशिप लाएं, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको फेलिसिटेट करने के लिए जो है वो राहुल द्रविड़ जो है वो रहेंगे, वो आपको फेलिसिटेट करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा इस उम्र में, आप अगर कुछ ऐसा अचीव करते हैं कि आपको नेशनल लेवल पे जिस इंसान को रिकॉग्निशन मिला हुआ है, द वॉल जिसे कहते हैं, है ना, मिस्टर रिलायबल जिसे कहते हैं, वो अगर आपको फेलिसिटेट करेगा तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट रहेगा आपके लिए। तो पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी तैयारी के लिए। अब बच्चों प्रिपरेशन और तैयारी की जहां पर बात हो रही है वहां पर मैं आपको अनअकैडमी के बारे में ना बताऊं ये तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं कि अनअकैडमी का जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो यूट्यूब के एक्सपीरियंस से किस तरीके से डिफरेंट रहने वाला है। राइट, तो अनअकैडमी पर आप जो है वो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पाते हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। कि देखिए, अगर आप YouTube पर पढ़ रहे हैं बच्चों, तो YouTube पर आपको हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट सेशंस नहीं हो पाते हैं यहाँ पर, वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं हो पाता है यहाँ पर, आप अपने क्वेश्चंस नहीं भेज पाते हैं हमसे पूछने के लिए, हम आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं यहाँ पर। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है YouTube का, इस प्लेटफॉर्म पर जितनी पॉसिबल चीजें होती हैं वो हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने की। लेकिन उसके बाद भी जब आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको एडिशनल क्या चीजें मिलती हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज जो होती है वो इंटरेक्शन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, आपको जो है वो हर 3 क्लास के बाद जो 4th सेशन मिलता है ना, वो एवरी 4th सेशन आपका डाउट सेशन रहता है। ठीक है, आपको बच्चों वीकली क्विज मिलते हैं, आपको मेगा क्विज मिलते हैं, आपको हर क्लास के बाद PDF के फॉर्म में लेक्चर नोट्स मिलते हैं, और साथ में आपको DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड डेली असाइनमेंट्स मिलते हैं।
और आपको मिलता है होमवर्क चेक करने का एक प्रोविजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, आप तैयारियां तो कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो बच्चे, जो कि एक बच्चा जो सिर्फ खुद पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, एंड एक बच्चा जिसको कि प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मेंटरिंग जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है। तो दोनों में से कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा होता है उसको अपनी कमियां नहीं पता होती कि वो कहाँ पर लैग कर रहा है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम आपके साथ प्रेजेंट हैं, आपका होमवर्क चेक करने के लिए, आपकी नोट्स चेक करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। तो वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हम आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी हमारी तरफ से। अब बच्चों देखते हैं कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे कैसे। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो आप कर चुके होंगे जहां तक मुझे लगता है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि फाउंडेशन इन एनटीएससी आपका गोल होना चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड 10। अगर आप 11th क्लास या 12th क्लास में जा रहे हैं तो उसके केस में आपको डिपेंड करेगा कि आप नीट के एस्पायरेंट हैं या फिर आप जो है वो इसके अलावा आईआईटी के एस्पायरेंट है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो फाउंडेशन इन एनटीएससी के लिए आप ये गोल चूज करके फिर प्लान देखेंगे कि आपको कौन सा प्लान चूज करना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 12 ईयर नहीं, 12 मंथ्स का प्लान लीजिए। और अगर आप इस समय 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 24 मंथ्स का प्लान लीजिए। इसमें बेनिफिट क्या रहेगा बच्चों, एक तो आपका पर मंथ सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम पड़ेगा, लाइक वेरी रीजनेबल। लाइक आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपना एक पार्टी मिस कर दी, आपने अपनी साल में एक अपनी ड्रेस जो है वो सेक्रीफाइस कर दी, या फिर आपने अपना फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग मिस कर दी। उतना जो अमाउंट होगा ना, उसमें आपका पर मंथ जो है वो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो यूज कर रहे होंगे। और उसके बाद भी अगर आप ऊपर से ये कोड यूज करेंगे, जो कि मेरा कोड है, देखिए यहाँ पर इस टाइम पर मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ फेसबुक पर, सॉरी क्या हो रहा है मुझे आज, यूट्यूब पर। तो ये हम लोगों का बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग एक नोबल कॉज कर रहे हैं कि उन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है पढ़ने का। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, इसी तरीके से यूट्यूब की भी कुछ लिमिटेशंस है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप परमानेंट हमारे साथ हो, मतलब थॉरोली पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, एंड पूरी आपकी जर्नी जो रहेगी उसमें आप हमारा साथ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये कोड यूज करना होगा। ये मेरा कोड है। इससे ये आप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है आपके एंड से कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, एंड उसके बाद आप मेरा रेफरेंस लेके आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड आपको जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं उनके साथ साथ फ्री मेंटोरशिप मिलेगी मेरी तरफ से थ्रू आउट योर जर्नी। चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब हम लोग सीधे सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे इस समय लाइन पर ऑलरेडी आ चुके हैं वो सारे बच्चे अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक शेयर कर लें फटाफट से, और उन लोगों को भी जो है वो साथ में जोड़ लें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो सॉलिड कर पाए इस टॉपिक पर। दूसरी चीज ये है कि फटाफट से जो हमारा बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत करता है एक एजुकेटर जब वो आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार करके लेके आता है और आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ पढ़ाता है। तो एटलीस्ट एक लाइक तो जो है वो बनता है ना। चलिए, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मैमल्स और जो ह्यूमंस हैं, हम अगर बात करें तो यूनिसेक्सुअल है, विच मीन्स की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है वो गोनाड्स बोला जाता है, या जो गोनाड्स होते हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है, क्योंकि वो गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, राइट। मेल में जो है वो गैमीट हम टेस्टिस को बोलेंगे, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल में अगर हम गैमीट्स की गोनाड्स की बात करेंगे तो वो ओवरीज को हम बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि गोनाड्स जो टर्म यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो सेक्स ऑर्गन्स के लिए हो रहा है। और गैमीट्स जो हो रहा है वो सेक्स सेल्स के लिए हो रहा है। ठीक है, तो गोनाड्स यहाँ पर आप इस तरह जो ऐसी चीजें होती हैं उनको ना अलग से लिख लिया करिए,
ताकि आप जब जैसे ही आप वो चैप्टर खोलें, जैसे ही आप कॉपी खोलें, वो सामने आपको दिखाई दे, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है, ये आप तुरंत आपको याद आ जाता है। गोनैड्स जो है वो हम किनको बोलते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को। एंड गैमीट्स हम किसको बोलते हैं, जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं उनको। ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, है ना, इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव डक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम कर रही हैं, वो क्या होते हैं कि उनका काम सिर्फ क्या होता है, वो हेल्पिंग हैंड होते हैं एक तरीके से, है ना, हेल्प कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनमें और जो एसेसरी ऑर्गन है उनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर वो भी चीज आपको क्लियर करने वाली हूँ कि जो कंसेप्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बेटा वो होते हैं जो कि जो जर्म सेल्स हैं या जो सेक्स सेल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं गैमीट्स को। ठीक है। अभी शायद आपका कंफ्यूजन इस चीज को लेके दूर हो रहा होगा। जैसे अगर मेल में बात करें तो वासा इफ्रेंशिया हो गया, फिर इपीडाइडिमस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। अब फीमेल्स की अगर बात कर रहे हैं तो फीमेल्स में जो है वो फेलोपियन ट्यूब हो गए, यूरेटर हो गया, विजाइना हो गया, मेमरी मेमरी ग्लैंड जो है वो फीमेल्स में एसेसरी ग्लैंड में भी कंसीडर करते हैं हम इनको। ठीक है। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्यों कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है या जिस टाइम पर रिप्रोडक्शन, जो प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्टार्टिंग से जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर देती हैं फॉर द यंग वंस। तो इसलिए जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको जो है वो हम कंसीडर करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स की। ठीक है। तो जो मेल बॉडी हो गई उसमें जो है वो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं मस्कुलर बॉडी, है ना, हाइट ज्यादा होती है, पिच जो वॉइस है वो थोड़ी हैवी होती है, लाइक ऐसे वॉइस जो है वो ऐसे वो ऐसे इस तरीके से निकलती है। फीमेल्स की वॉइस जो है वो थोड़ी सी श्रिल होती है, हाई पिच वॉइस होती है, पतली होती है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल्स में हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ मॉस्टेच एंड बियर्ड जो है वो मेल्स में हो जाता है। तो ये जो है वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स या एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स जो है उनमें कंसीडर करे जाते हैं। अब हम एक टर्म देखते हैं, प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी क्या है कि जिस टाइम पे सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो स्टार्ट होते हैं डेवलप होना, है ना, तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है कि मेल एंड फीमेल अब जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि अब एग और स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। एंड दूसरी चीज जो है वो मेटिंग के लिए जो है वो परफेक्ट हो चुके हैं। यानी कि अब जो है वो अगर स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, दैट ड्यूरेशन जो है जब वो स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। तो मेल्स में तो इसका सेम जो है वो प्यूबर्टी जो है वो प्यूबर्टी के नाम पर ही रहती है। फीमेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहता है। जब फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क। और क्यों बोलते हैं मेनार्क, क्योंकि इस स्टेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो पीरियड्स हैं, है ना, जो मेंसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो एग जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी जो है वो फीमेल में जब आती है तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनार्क। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो फुली डेवलप हो जाते हैं इस टाइम पर, सेक्स हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पे जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्स हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं तो उनकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पर हाइट बहुत ज्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और बहुत रैपिड जो है वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू होता है बॉडी स्ट्रक्चर में। और आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मेल एंड फीमेल में। ठीक है। चलिए, तो अब जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में जो मेन ऑर्गन्स है वो है टेस्टिस, देन डक्ट सिस्टम, देन यूरेथ्रा एंड देन पेनिस। ठीक है। या इसको हम पीनस बोलते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पीनस। टेस्टिस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम के अंदर रहता है। स्क्रोटम क्या है, उसका पाउच।
पाउच के अंदर जो है वो टेस्टीज रहते हैं, और इन टेस्टीज के अंदर जो है वो बहुत सारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस डिवीजन होने की वजह से प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्टीज हैं, इन टेस्टीज से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, वो सारे ट्यूब्यूल्स मिलके जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा कॉइल हो जाएगी एंड कॉइल होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी जिसको हम बोलेंगे एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस जो है वो फिर ओपन होगी जाके वासा इफ्रेंशिया में। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन व्यू काट के देखें तो यहाँ पर चलिए टेस्टीज का मैं सेक्शन व्यू दिखाती हूँ आपको। ये मैंने टेस्टीज का अगर सेक्शन व्यू काट दिया तो ये क्या है, ये हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। क्या दिख रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में बच्चों कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिन सेल्स को हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, और कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। ठीक है, दो तरीके की सेल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अब देखिएगा इनका काम क्या रहता है। जो ये लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इनका काम रहता है बच्चों हार्मोन सिक्रीट कराने का, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आप लोग जब हमने हार्मोन्स पढ़े थे तो आपने पढ़ा होगा एफएसएच एंड एलएच, है ना। तो जो एलएच होता है ना, वो एलएच आके इन लेडिक सेल्स पर काम करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करता है, ताकि वो आगे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करा सके, जो कि एक अलग टॉपिक है, हम लोगों ने उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमारे एक यहाँ पर और सेल्स होते हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं नर्स सेल्स। क्या होते हैं ये? नर्स सेल्स, जो कि क्या करते हैं, जो स्पर्म है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्शन। जो मैच्योर यंग स्पर्म जो होता है ना, मैच्योरिंग स्पर्म जो होता है उसको। ठीक है, एंड अब यहाँ पर आते हैं स्क्रोटम की बात करते हैं। तो ये जो स्क्रोटम है ये एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, एंड ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहता है। तो हमारी लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पर ये इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से एटलीस्ट 2 डिग्री कम होना चाहिए। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री जो है वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, 37 रहता है हमारा नॉर्मल डिग्री टेम्परेचर जो रहता है ना। तो इसको कितना चाहिए? उससे कम चाहिए, 35। तो बेसिकली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर रहने के लिए जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे ये अगर नीचे रहेंगे, उससे अगर ये थोड़े अलग रहेंगे, तो बॉडी की जो हीट है, जो बॉडी में जो एक्टिविटीज चल रही है जिनसे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट यहाँ पर कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो इजिली हो जाएगा। अब जरा हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है। तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं। एक तो है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ग्लैंड दिखाई देगी, एक सेकेंड, ओके कोई बात नहीं, चलो मैं कर, हाँ ये रहा ऊपर सेमिनल वेसिकल। ठीक है, चलो तो ये जो तीनों हैं, है ना, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल जो होता है इसी को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इन तीनों का जो सीक्रीशन होता है, देख रहे हैं आप, इसका सीक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रीशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रीशन, इन तीनों का जो सीक्रीशन होता है, वो सीक्रीशन जो है वो, उसको हम बोलते हैं बच्चों सीमेन। और ये जो सीमेन है ये न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जिसमें कि स्पर्म जो है वो फ्लोट करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, और स्पर्म के लिए लोकोमोशन
में एनर्जी को बचाना। स्पर्म जो है जब तक फीमेल ट्रैक्ट में नहीं पहुंच जाते तब तक वो खुद लोकोमोशन नहीं करते, वो उनका लोकोमोशन जो है वो सीमेन के थ्रू हो रहा होता है। तो वो फीमेल ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं तब वो अपना लोकोमोशन खुद करना शुरू करते हैं, तो सीमेन जो है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। अब ये टेस्टीज हैं, जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम सेक के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, और इनके अंदर जो है वो आपको ये ट्यूब जो है वो दिखाई दे रही हैं, जिनको हम बोल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये आगे जाके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। ठीक है। ये जो एपिडाइडमिस है फिर वासा इफ्रेंशिया बनाती है। तो क्यों ना इस स्ट्रक्चर का हम थोड़ा सा मैग्नीफाई व्यू देखें। मैग्नीफाई व्यू जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हमारा जो स्क्रोटम है, उस स्क्रोटम की जो लेयर है वहां पर हमें देखो, यहाँ पर हमें दिख रही है ट्यूनिका विजाइनलिस, यहाँ पर हमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है, ये इसकी लेयर्स है। ठीक है। इन लेयर्स के बारे में आप लोगों को ना तो एनएससीजीएस के लिए ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ना ही जो हमारा केवीपीवाई है उसके लिए ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही क्लीन डायग्राम था। तो आप अगर चाहें तो आप इस पोर्शन को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं कि जो इसमें लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये कैप्सूल के अंदर की अगर हम बात करें तो हमें जहां से स्टार्ट करना है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो उसके बाद जाके स्ट्रेट हो जाता है। तो जब ये स्ट्रेट हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल जो है वो आगे जाके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस बाद में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर इफ्रेंट है ना, ये हमारा वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, ये वासा इफ्रेंशिया इसको हम बोलते हैं। देन ये वासा इफ्रेंशिया जो है वो एपिडाइडमिस में जाके मिलती है, एंड ये एपिडाइडमिस जो है वो फाइनली एक बहुत ही लॉन्ग बॉडी है इसका, तो इसको हमने डिवाइड किया हेड, बॉडी एंड टेल रीजन में, और उसके बाद फाइनली ये जाके किससे मिलती है, वासा डिफरेंशिया से। अब मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको ये याद रह सके। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो आगे जाके फॉर्म करती हैं या मिलती हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में। जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं वो आगे जाके फॉर्म करती हैं बच्चों रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस जो है वो आगे जाके फॉर्म करते हैं, जो रेटे टेस्टिस हैं वो आगे जाके वासा इफ्रेंशिया फॉर्म करते हैं। वासा इफ्रेंशिया से फिर फॉर्म होती है इपीडाइडमिस। ठीक है। इपीडाइडमिस के बाद, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ। हम्म, ठीक है। एपिडिडाइमिस, ये जो है इसके बाद ये जो है फाइनली तीन पार्ट्स में होती है, इसका हेड, बॉडी, टेल, और ये फाइनली मिलेगी जाके हमारी जो वासा डिफरेंशिया या वाटा वासा डिफरेंस है उससे। तो ये फाइनली फिर जो वासा डिफरेंस है वो जाके आपकी किस में मिल जाएगी, वासा डिफरेंस जो है वो आएगी आएगी आएगी, और उसके बाद वो आके इजैकुलेटरी डक्ट में डक्ट में मिल जाएगी। सो ये रहता है पूरा इसका जो पार्ट है, जो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है, स्पर्म यहीं से होके आते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये टर्म्स भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम्स की वजह से मैंने ये लिए थे। जो अब यहाँ पर जो पीनस है, पीनस जो है वो क्या है, पॉपुलेटरी ऑर्गन है, यानी कि मेल पॉपुलेटरी ऑर्गन जिसके इंसर्शन की वजह से जो सीमेन है वो फीमेल ट्रैक में ट्रांसफर होता है। ये उसके अंदर जो है वो ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है, इसको हम यूरोजेनाइटल पैसेज बोलते हैं इन केस ऑफ मेल, क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्म को भी ट्रांसफर कर रहा होता है और ये यूरिन को भी ट्रांसफर कर रहा होता है, तो इसलिए इसको हम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये दोनों चीजें हैं, कॉर्पस कैवर्सम कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम,
ये जो है ये है मस्कुलर टिश्यूज जो कि इरेक्टाइल फंक्शन करते हैं। ड्यूरिंग पॉपुलेशन इरेक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो टिश्यूज रिक्वायर्ड हैं ये कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इनका डक्ट सिस्टम है, तो ये जो वासा एफरेंस या एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, इनका फ्लो चार्ट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड डिटेल जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करी वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यूरेथ्रा का काम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से और जो हमारा साथ में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां से, दोनों से मिलके ये यूरोजेनाइटल कैनाल बना रहा है जो कि यूरिन को भी पास कर रहा है और स्पर्म को भी पास कर रहा है। यहीं पर जो है वो सीक्रेशन आते हैं सेमिनल वेसिकल के, प्रोस्टेट ग्लैंड के, कॉपर्स ग्लैंड के, जो कि सीमेन को फॉर्म कर रहे हैं। पीनस जो है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब अगर सीमेन की बात करें तो सीमेन जो है वो क्या होता है? स्पर्म और उसके साथ जो सीक्रेशन है एसेसरी ग्लैंड्स के, उनको मिला के जो है वो हम सीमेन बोलते हैं। एक ऐसा केमिकल है जो कि स्पर्म को न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो एसिडिटी है यूरेथ्रा की और वेजाइना की उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है सो दैट कि स्पर्म जो है वो अपनी मोटिलिटी को ना गवा दे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसी तरीके से पार्ट्स हैं कि पहले आ गया हमारा मेन पार्ट ओवरीज जो कि हमारे प्राइमरी 6 ऑर्गन्स हैं, देन फैलोपियन ट्यूब, देन यूरेट्रस, देन सर्विक्स, देन वेजाइना। अब हम इसको जरा एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर इसका थ्योरी दिया हुआ है, मैं आपको सीधे सीधे डायग्राम के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं, देन हम ओवरी में अंदर किस तरीके से फॉर्मेशन होती होगी वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ओवरीज जो हैं, ओवरीज मोस्टली जब हमें डायग्राम में दिखती हैं तो दो चीजें जो है वो वहां पर नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द डायग्राम में। एक ये ओवेरियन लिगामेंट और दूसरे ब्रॉड लिगामेंट। ये जो है ये वो टिश्यूज हैं जिनकी वजह से ओवरीज जो हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं फेलोपियन ट्यूब से एंड यूट्रस से। तो जो ओवरीज को यूट्रस से जोड़ रहे होते हैं वो होते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और उसके बाद जो बाकी पूरा सरफेस होता है उस पूरे सरफेस में जो लिगामेंट्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पर बरकरार रहते हैं, अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो इसका सेक्स जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो है बच्चों उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसको हमने बोला फिम्बरी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनका काम होता है इस तरीके से होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जैसे ही एग रिलीज होता है ये उसको कैप्चर कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो इनका काम है एग को कैप्चर करना। एग को कैप्चर करने के बाद जो हमारा फिम्बरी के बाद पहला पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम का ही ब्रॉड पार्ट होता है फिम्बरी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका सेंटर रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। ये जो एम्पुला रीजन होता है बच्चों ये होता है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये जो साइट है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि जब एग रिलीज होके यहाँ तक आता है और स्पर्म जो है वो पूरा ये ट्रैवल करके यूट्रस का पार्ट यहाँ पे पहुंचते हैं, अगर इस जगह पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये एक नैरो ट्यूब्यूल है जहां पर कि एग और स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो कि यूट्रस से जाके मिल रहा होता है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस पार्ट को हम बोलेंगे इस्थमस। इस्थमस जो है वो ज्वाइन करा रहा है, यानी कि यहाँ से फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से आके ज्वाइन कर रही है। अब यूट्रस जो है उसकी बॉडी को भी हमने, यूट्रस को भी हमने डिवाइड किया। यूट्रस का पहला पार्ट है फंडस, उसके बाद है दूसरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं बॉडी, और जो नीचे वाला इसका पार्ट होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। तो ये जो तीनों पार्ट होते हैं बच्चों ये हमारे यूट्रस के पार्ट हैं, फंडस, बॉडी एंड देन सर्विक्स। ठीक है, यूट्रस की जो वॉल होती है, यूट्राइन वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है 3 लेयर से। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि ब्लड फिल्ड रहती है, वैस्कुलर रहती है, बहुत ज्यादा ब्लड फिल्ड।
जो दूसरी होती है वो मस्कुलर होती है, जिसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और आउटर मोस्ट जो है वो आपकी होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और जिस टाइम पर जो यूट्राइन वॉल शेड ऑफ होती है वो होती है आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा देखें क्या यहाँ पर यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। यस, इन्फंडिबुलम के बारे में दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इन्फंडिबुलम में प्रोसेस निकले होते हैं जिनको फिम्बरी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। एम्पुला के बारे में बताया मैंने आपको, इस्थमस के बारे में बताया, एंड यूटेराइन पार्ट के बारे में बताया। आगे का पोर्शन देखिए, यूट्रस जो है वो क्या है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। बहुत ज्यादा इलास्टिक बैग है ये, बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक बैग है, क्योंकि जब इसमें बेबी ग्रो करना शुरू करता है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब से अटैच होता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो है ये विजाइना में जाके जो है वो मिक्स मिलता है, जो कि बाया सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो लोअर नैरो पार्ट होता है जो कि विजाइना में जाके खुलता है, एंड ये यूट्रस का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, वेजाइना जो है वो लॉन्ग कैनाल है, जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना मिल के बर्थ कैनाल को फॉर्म करती हैं, और ये जो ओपन होती है वेजाइना, जिस पोर्शन में ये ओपन होती है इसको हम बोलते हैं वुल्वा। तो इसकी जो ओपनिंग हो गई उसको हमने क्या बोल दिया, वुल्वा। ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं, एंड वापस आके हम एक बार जो है जो ओवरीज हमने पढ़ी उन ओवरीज को एक बार हम डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पर ओवरीज में किस तरीके से, जैसे हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा उसी तरीके से हम ओवरीज का भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओवरीज को बेटा हम दो पार्ट्स में, उसकी जो स्ट्रक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है ना, आउटर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल बाहर वाला, ये इसका कॉर्टेक्स रीजन होता है। और जो अंदर वाला रीजन है जहां पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टर्मिनल एपिथेलियम जहां पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ स्टार्टिंग में प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, प्रीमोर्डियल सेल्स। ठीक है, दिख रहे हैं आपको ये प्रीमोर्डियल सेल्स? ये प्रीमोर्डियल सेल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, एंड ग्रो करके बनाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो कि मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको oogenesis पढ़ाऊंगी, तब मैं ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि किस तरीके से ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला, आपको शॉक्ड कर देने वाला प्रोसेस रहेगा, कि हर एक एग जिससे कि आप खुद फॉर्म हुए हो, आप कुछ ड्यूरेशन के लिए अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी के पेट में भी रहे, अपनी नानी की ओवरीज में आप रहे। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से रहे हो। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल हैं ये डेवलप होना शुरू होते हैं। ठीक है, जब ये डेवलप होना शुरू होते हैं तो इनके जो है वो चारों तरफ जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और इनके बीच में एक कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है। ये कैविटी जो है इसको हम एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये कैविटी फॉर्म होना शुरू हो जाती है, और इस तरीके से ये डेवलप होते 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 जो फॉलिकल है उन्हीं के अंदर oocyte प्रेजेंट रहता है। तो हमारा पहले प्राइमरी oocyte रहता है, फिर ये सेकेंडरी oocyte रहता है ना। और हमारा ये जो मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से रप्चर होने के लिए, तब हम इस फॉलिकल को बोलते हैं बच्चों ग्राफियन फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनएससी जेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब जब ये रप्चर हो गया तो इसने जो है वो एग को रिलीज कर दिया। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये लिबरेट कर दिया इसने, एग को रिलीज कर दिया। एग को रिलीज करने के बाद जो ये रप्चर्ड फॉलिकल है, ये खाली फॉलिकल जो होता है, ये फॉलिकल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहता है तब तक जब तक कि इसको उम्मीद होती है कि अभी फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, पूरे 9 मंथ्स तक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता रहता है। ठीक है, अब अगर प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज नहीं कर रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है, और डिजनरेट होके ये बनाता है कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो ये हमारा ओवरीज के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, कि ओवरीज के अंदर किस तरीके से फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था ना,
उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। अभी इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब हमने अभी नहीं पढ़ा। जस्ट हमने पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो आई सीरियसली होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे मेल रिप्रोडक्टिव को सिस्टम को लेके एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, वो आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। एंड अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी आपको कंफ्यूजन रहता है, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है बायो विद AYC। आप इस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप कुछ पर्सनली पूछना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम का आईडी है, इस आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों ये टेलीग्राम आईडी हो गई, ये टेलीग्राम का ग्रुप हो गया। जाइए देखिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए और इन्फॉर्म करके कोई भी अगर कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। एंड फिर जब वो फॉर्म हो जाते हैं तो किस तरीके से सीक्रीशंस जो है वो उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप होने में, किस तरीके से वो जो है वो मेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रैवल करते हैं। फिर उसके बाद फीमेल में अगर oogenesis की बात करें तो कैसे oogenesis होती है। फिर उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा। अगर आप कंटिन्यूएशन में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी जो है वो आपके सिलेक्शन का एक श्योर शॉट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम अपनी तरफ से 99.99% श्योरिटी दे रहे हैं आपको कि आपका सिलेक्शन होगा, तो उस केस में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप ये कोड यूज करेंगे दैट इज लाइव AC, तो मैं इसको एक तरीके से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन समझूंगी कि आपके लिए जो मैं यूट्यूब के चैनल पर इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ रही हूँ, उस एवज में आप मेरा कोड यूज करके मेरी मेंटोरशिप में अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।